Can you listen my voice, Agastya? Okay, I'm just asking. आवाज आ रही है मेरी? नहीं, कोई पूछ रहा मुझसे मैम आपने डिनर किया? नहीं, मैंने डिनर नहीं किया. मैं डिनर तुम्हारी लेक्चर के बाद करूंगी, बिकॉज मैं ऑफिस में थी. एक्चुअली 6 o'clock मैं ऑफिस से निकली और 7 बजे मैं घर पहुंची. आई थॉट कि मैं मतलब 8 बजे से लेक्चर, बिकॉज मेरे घर पे भी स्टूडियो है. कभी आज तक ऐसा नहीं. आई एम रियली सॉरी फॉर योर वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ 1 hour. यस एवरीबडी, हेलो. आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब टेंशन मत लो बिल्कुल. 1 महीना है हमारे पास में ना. मैं रोज तुम्हारे साथ 1 महीना हूँ. मैं वापस ऑफिस से घर से ऑफिस आई. ओके, इट इज 15 kilometers. से थोड़ा समय लग गया. ओके, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स. ओके, नाउ सुनो ध्यान से, बिल्कुल आंख बंद करके सुनना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना. आई टेक केयर ऑफ द टॉपिक. ओके, नाउ when we talk about valuation, there was a lot of fight about the language. I can't talk both the languages at the same point of time. Hinglish, Hinglish is the language which I am going to speak. हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करूंगी. दोनों लैंग्वेज में एक साथ नहीं पढ़ा सकती, पॉसिबल नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग दैट व्हाट इज वैल्यूएशन. वैल्यूएशन क्या होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएशन, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक सम नहीं क्रैक कर पाओगे तुम. तो सबसे पहले ये समझो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम मी, डजंट मैटर एट ऑल. ओके, सिर्फ सुनना है तुमको. And I will talk in a very plain, simple language. Okay? वॉल्यूम लो है सोहेब, वॉल्यूम लो है, बच्चे बोल रहे हैं. Give me 5 minutes, 5 minutes. आवाज आ रही है? अभी प्रॉपर है? सुनाई आ रहा है? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? कैन यू हियर मी प्रॉपरली नाउ? वी हैव इंक्रीज द वॉल्यूम. हमने आवाज बढ़ाई है. कैन यू नाउ प्रॉपरली लिसन मी? अभी भी कम है? अभी आवाज हाँ ना? हाँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएशन. ओके, तो क्या होता है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज, हम किसी भी चीज की जब वैल्यू करते हैं, लिसन टू मी, अभी 15 मिनट ना थोड़ा इंट्रो सुनो सब्जेक्ट के बारे में, बिकॉज इफ यू डू नॉट लिसन दैट, तुम सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पाओगे. इसलिए इंट्रो सुनो. बहुत सारा टाइम मिलेगा आगे जाकर के, लगेगा तो एक लेक्चर ज्यादा ले लूंगी, बट मैं शॉर्टकट नहीं लूंगी तुमको पढ़ाने में. ठीक है ना? सुनना अभी ध्यान से, बिल्कुल आंख बंद करके सुनना, वेरी वेरी केयरफुली. सो यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी एसेट in a perfect manner, especially for assets and securities which are not listed in the market. So in finance क्या होता है कि whenever we are wanting to calculate the value of any like bond, so there are two types of markets, one is equity and one is bond. You already know there are a lot of asset categories. You understand asset categories? Asset categories का मतलब हुआ like stock and equity, one asset category. Bonds and debentures, one asset category. Fixed income we say. Okay, then we have derivatives, then we have foreign exchange. Okay, all these are asset categories. Okay, and अगर तुम अपने पूरे सब्जेक्ट को देखोगे ना, SFM को, तो सारे सब्जेक्ट के अंदर तुम बेसिकली क्या कर रहे हो पता है? कहीं ना कहीं एवरी चैप्टर में यू आर ट्राइंग टू कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. मतलब कोई स्टॉक है, what should be the value of this stock? How do you do that? It's not possible to get that value. You can only use some theoretical models
कुछ मॉडल्स को यूज करके तुम वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। लेकिन मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि पॉसिबली इन द मॉडल आई डू नॉट नो वेरिएबल्स एनफ, यानी कि जो वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं किसी चीज की वैल्यू को, ओके, वो शायद हमें 70-80% तो हमें पता ही नहीं है, ओके। तो थियोरेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं, ओके। ये एक बात हो गई। चाहे वो तुम इक्विटी की वैल्यूएशन करो तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, comparable firms approach, residual valuation model, then net asset method, enterprise method, you know, there are so many methods, free cash flow approach, all these are models. एक मॉडल के अंदर में you can only consider some limited amount of variables, उससे ज्यादा तुम कंसिडर नहीं कर सकते, ओके। इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं कि वी यूज मेनी मॉडल्स टू वैल्यू द प्राइस ऑफ और एनी सिक्योरिटी फॉर दैट मैटर, एंड फिर हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। अब बॉन्ड्स में क्या प्रॉब्लम होती है, लाइक इंडिया में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का मार्केट इज नॉट टू बिग, ओके, बट इन फाइनेंस वी आर मोस्टली कंसर्न्ड विद दोज एसेट्स which are tradable in the market. Assets which cannot be traded in the market, उसकी वैल्यूएशन के बारे में हम फाइनेंस में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। अब तुम सोचोगे कि मैम इतनी सारी बातें क्यों बोल रही है। मैं इतनी सारी बातें इसलिए बोल रही हूं बिकॉज जब whenever a question comes in front of you, तुम्हारे सामने जब कोई सवाल आता है तो तुम ये मत सोचो अरे ये पूछा तो, अरे वो पूछा तो, ये भी डाला तो, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों पता है? क्योंकि थ्योरेटिकल मॉडल्स में डाल के आंसर निकालना है। उनको कोई एक चीज तुमसे टेस्ट करनी है और पूरा सम उसके ऊपर बनेगा। So don't take too much of a stress around that. They cannot ask you too many variables at one point of time. That is not possible. And valuation is nothing but the price or the value of any asset discounted at the required rate of return is the price of that asset. If you, अगर तुम ये definition याद कर लो ना तो तुम्हारा पूरा का पूरा SFM sorted हो जाएगा। For example, अगर तुम मुझे बोलते हो कि मैम आपको मैं 1 साल के बाद 110 rupees I'm going to give you, okay, and I want 10% return from my money. Simplest of the example that I can give you in terms of valuation. Okay, so 110, you are going to give me 110 after 1 year. I want 10% return from my money. Why would you give me 110? Only if I give you something today, okay, then you are going to give me a greater amount after 1 year. That's what I'm sure you understand that, right? इसमें बात ये है ना कि suppose I give you, okay, 100 rupees today and you return me 110, that means I am earning a return of 10%. यही valuation है. Depending on the nature of the asset, for example, fixed income, debenture, bonds, उनके cash flow pattern fix होते हैं. We already know what is the redemption amount because we have नाम ही है ना, fixed income securities, bonds, debentures, coupon paying bond, semi-annual paying bond, floating coupon bond, you know, zero coupon bond, treasury bills, commercial papers. All these securities are under the category of fixed income security. Why? Because हमें पहले से पता होता है कि ये सिक्योरिटी से हम क्या कमाने वाले हैं। दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी होती है इक्विटी। कंपनी is earning a lot of money, but not necessarily they are going to give us money in the form of dividends. Why? Maybe the company needs money for some project. तो ये कहाँ की बात हुई कि आपको पैसा डिविडेंड में बांट दें और मार्केट से पैसा ऊंचे दाम पे उठाएं? ये तो गलत है ना। And because of so many reasons, one of them which I gave you just now, हम इक्विटी के कैश फ्लो पैटर्न को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, and that is a major difference that will take place in the valuation of a bond and the valuation of equity actually. दूसरा डिफरेंस, बॉन्ड्स की मेच्योरिटी हमें पता होती है 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, समथिंग। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारा बॉन्ड या डिबेंचर रिडीम होगा, मतलब ईश्वर हमारे पैसे हमको वापस करेगा। इक्विटी में ऐसा नहीं होता। तुमको स्टॉक को सेल करना है ना
तो मार्केट में सेल कर दो। इक्विटी की कोई रिडेम्पशन डेट नहीं होती है, एंड दैट इज व्हाई वी यूज परपेचुइटी फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्राइस ऑफ इक्विटी। ओके, नॉट दैट, ऐसा नहीं कि तुम बॉन्ड को बीच में नहीं बेच सकते। बॉन्ड, अगर बॉन्ड ट्रेडेबल है, ओके, अगर वो डिबेंचर या बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होता है, सपोज यू बाय द बॉन्ड ऑन द डेट ऑफ द इश्यू, जिस दिन इश्यूअर ने इश्यू किया, 10 इयर्स का बॉन्ड है, तुम्हें नहीं चाहिए 5 इयर्स के बाद, यू कैन सेल इन द मार्केट। ओके, सो दिस वाज ऑल दैट वार्म अप व्हिच वाज रिक्वायर्ड, ओके, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द टॉपिक। How is it going, guys? All of you are getting it properly? सबको समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी, मैं चैट देख रही हूँ तुम्हारा। Okay, great. So I think that was a good warm up before I start the technical part of the subject. Are you aware of the fact कि तुम्हारे कितने टॉपिक्स हैं इसके अंदर में? मैंने टॉपिक्स की हेडिंग दे रखी है। कुछ बच्चों को शायद ऐसा लगा कि आई एम गोइंग टू लाइक डू ओनली क्वेश्चंस। व्हेन आई एम डूइंग अ रिविजन, आई कैन नॉट गो अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब मैं रैंडमली क्वेश्चंस नहीं शुरू कर सकती ना, तुमको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का। जब मैं रिविजन करा रही हूँ तो टॉपिक के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के अंदर में मैं सब कुछ तुमको रिवाइज कराऊंगी, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट मुझे उसको टॉपिक्स में स्ट्रक्चर आउट करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, द फर्स्ट थिंग इज computing the value of a bond or a debenture. This is the first topic, okay? This is the first topic here. Computing the value of the bond. Bond के साथ में एक बहुत important topic associated होता है और वो होता है yield. There are 3 types of yield of a bond. Number one is called current yield, one is called yield to maturity. I'll come back, don't worry. And realized yield. तो yields के बारे में पढ़ना, types of yield measure, okay? Then we have next one. देखो कितने questions लिए हैं मैंने अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि नहीं लिया है, okay? आगे जाकर के टॉपिक आ रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पे बहुत सारे questions टॉपिक्स लिए हैं। Computation of duration and modified duration, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Always they keep on asking a few questions on duration and modified duration, but what I understand is that कि this topic YTM, yield to maturity, duration and modified duration is the base of the chapter. If you do not understand these topics properly, इसका मतलब you will not be able to solve not only direct topics but many topics for that matter. So you need to understand conceptually and do a few sums on them. Then the fourth topic that we are going to cover is like, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, interest rate anticipation and portfolio churning. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक बार एक ही क्वेश्चन आया है, इसके अलावा दे हैव नॉट आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस। मैंने अपने एसएफएम के बुक में अपने मास्टर से एक क्वेश्चन करा रखा है, दैट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट बिकॉज दैट इज नॉट इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, आई हैव नॉट टेकन दैट क्वेश्चन हियर बिकॉज आई वांटेड टू स्टिक टू द इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस ओनली बिकॉज इट इज अ एग्जाम ओरिएंटेड बैच कंप्लीटली। Then discounted securities like zero coupon bond, treasury bills, commercial papers, all these are discounted securities. जब टॉपिक पे आऊंगी तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगी। रेड में तुमको दिख रहा है, पीडीएफ ऑलरेडी तुम्हारे पास में, तुम चेक कर लेना, टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ। Coming back to the topic valuation of the bond, I'm sure guys, I'm assuming that maximum of you have already revised for the portion. तो computing the value of the bond, कुछ चीजें लिख लो अपने नोट्स के अंदर में। अगर तुमको चाहिए उसके ऊपर नोट्स तो मुझे बोलना, मैं तुम सबको कुछ एग्जाम्पल बना करके आई कैन ट्राई टू मेल यू, ओके? नाउ इन दिस क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू, द प्राइस ऑफ, याद कर लो इसको, इस सेंटेंस को याद कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। द प्राइस ऑफ एनी असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ expected future cash flows discounted at required rate of return of the investor. किसी भी चीज की प्राइस क्या होती है, जो कैश फ्लोज वो हमें देने वाला है उसको अगर हम मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करूं, और जो वो वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, जिसको तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू कहते हो, उसको हम फाइनेंस में प्राइस बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। मतलब मैं तुमको बोलूं प्राइस निकालो, वैल्यू निकालो, क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और कुछ भी नहीं करना, बस यही करना है तुमको। जिस तरह के कैश फ्लोज रहेंगे उस हिसाब से वैल्यू निकाल देना, कोई परेशानी नहीं है। अब नाउ लुक एट हियर,
Usually, I draw a timeline. It's very important. I can draw a timeline 0, 1, 2, 3, 4, 5. A very very simple bond. कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है 10, 10, 10, 10 and plus 100. ऐसा ही दिखता है ना? बिल्कुल जो plain vanilla bond. How does it look? It looks like this. Most generic, simplest form of the bond. Suppose this bond is traded in the market. मैं कहां खड़ी होती हूं? बाय डिफॉल्ट ऑन अ टाइम लाइन मैं हमेशा जीरो पे खड़ी होती हूं. आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग एट टी इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ इफ आई वॉन्ट टू कंप्यूट वैल्यूएशन, I want to compute the value of this bond. What do you want from your money? Suppose I want 12%. Then discount these cash flows at the rate of 12%. Okay? अब तुमको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये जो चीज है, ये तुमको एन्युटी नहीं दिख रही. ये एन्युटी है ना. तुम चाहो तो अलग अलग भी कर लो, बट एन्युटी है. एंड दैट इज वाई कैन यू सी योर पीवीए. कैसे निकालते हैं? कैलसी पे तुम तो मस्त निकालते हो. 1 डिवाइड बाय 1.12, ओके, इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. जीटी ग्रैंड टोटल क्या आएगा? फैक्टर आएगा. तुमको उस फैक्टर से तुम 10 को मल्टीप्लाई करो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा. ओके, दिस पार्ट विल बी, you will get this part. And इसको अलग से तुमको डिस्काउंट करना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट यूज एन्युटी फॉर्मूला देयर बिकॉज इट इज कमिंग ओनली वंस. तो क्या यूज करेंगे? पीवीआईएफ फैक्टर. दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 1.12 रेस्ट टू द पावर 5 विल गिव यू द वैल्यू. टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे. नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन टॉक ऑफ. You can have a varieties. मैं भी बोल रही थी तुमको कि तुमको एग्जाम्पल चाहिए तो मेरे को बताना, मैं तुमको भेज दूंगी. कोई भी तरीके से देखेंगे कैसे करना है. कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, ओके, विच गिव्स यू कूपन एनुअली. साल में एक बार कूपन देता है. कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड विच गिव्स यू कूपन मोर देन वंस इन अ ईयर. फॉर एग्जाम्पल ये 10 है. ओके, सेमी एनुअल बॉन्ड होगा तो हाउ विल इट वर्क? 5 rupees after 6 months and again 5 rupees after 6 months. मतलब frequency of coupon is increasing. It can be more than 2 times. It can be quarterly coupon paying bond. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Okay, so that will be semi-annual coupon paying bond. Quarterly, that means मैं ना इतना अलग अलग बात नहीं करती. A bond which pays coupon more than once in a year. It can be half yearly, it can be quarterly, it can be monthly, whatever. It can be bi-monthly, we don't care. लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स तुमको आने चाहिए उस केस के अंदर में पीवी निकालने के, बताऊंगी तुमको. देन कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड विच redeems a bond in installments. For example, if it's a 5-year bond, ये जो 100 rupees है रिडेम्पशन का, मैं बोल सकती हूँ ना एज ए इश्यूअर कि भाई I am going to redeem the bond in 2 equal installments at the end of the 4th year and at the end of the 5th year. आपको 50-50 मिल जाएगा. Don't you think the valuation model will change there? It will definitely change. Then there is a bond which pays coupon on a floating basis. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कंपनीज उतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो उनको क्या होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि भाई मेरा बॉन्ड खरीदो, पैसे चाहिए, प्रोजेक्ट लगाना है मुझे. अब मैं उतनी अच्छी कंपनी नहीं हूं, मेरी क्रेडिट रेटिंग भी नहीं हुई है. अब एक इन्वेस्टर है, वो बोलता है मैं क्यों खरीदूं तुम्हारा बॉन्ड, तुम तो 12% मेरे को अटका दोगे ना. तो बोलते नहीं नहीं, एक काम करते हैं, जो तुम्हारी प्राइम का रेट होगा, पीएलआर का रेट होगा, वही हम तुमको दे देंगे प्लस सम स्प्रेड. फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड. ओके, दैट मीन्स इन्वेस्टर का अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा, तुमको वही वाला ब्याज मिल जाएगा जो मार्केट में चल रहा है. तो तुम्हारा मन नहीं करेगा तो तुम बोले यार ये तो अच्छा है, चलो ये बॉन्ड ले लेते हैं. कितनी वैरायटीज ऑफ बॉन्ड्स मार्केट में होते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी कैटेगरी. देयर इज डेफिनेटली सम टेक्निकल स्टफ. मैंने ऐसे ही बॉन्ड्स का 2 दिन का लेक्चर नहीं रखा. अगर तुम एसएफएम एक्सप्रेस देखोगे ना, मैंने 1.5 आवर्स में पूरी की पूरी शीट उड़ा डाली है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने 5 घंटे का लेक्चर रखा है और मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, मैं ब्रेक नहीं लेती. ओके, इसका मतलब हमारा कवरेज बहुत अच्छा होगा. अब तुम मुझे बताओ, डू यू वांट मी टू राइट समथिंग अगेंस्ट ईच एग्जाम्पल? टाइमलाइन पे बना के दिखा दो. प्रेजेंट वाले तो तुम निकाल ही सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. यस और नो क्विकली.
ओके ओके, नो यू डोंट वांट, मैं यहां पे कर देती हूँ, यहां पे कर देती हूँ, रुक जाओ, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट, ऐसे ही मत करो। अच्छा, जो अपने बच्चे वो बोल रहे हैं नो बिकॉज उनके पास नोट्स है, और जो बच्चे अपने नहीं है वो शायद बोल रहे हैं यस बिकॉज उनको नहीं पता, मे भी हो सकता है। आई एम नॉट लाइक क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। 1 ही मिनट दो प्लीज, और शांति से पढ़ो, भागा भागी नहीं करो, ओके। अब देखो यहाँ पे फटाफट करते हैं, हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, जिन बच्चों को नोट चाहिए बताना मेरे को, मैं उतना पोर्शन तुमको दे दूंगी, यस ना। चलो, 0 1 2 3 4, I will just draw timelines, okay. 5, then here 10 10 10 10 and again 10 plus 100, ठीक है ना। कैसे पीवी निकालोगे? पीवी कैलकुलेशन नहीं करती, कैलकुलेशन तुम कर लेना घर पे। 10 इंटू पीवीए, 1 मिनट रुक जाओ, एक प्लीज रुक जाओ, at the rate of 12%, right? 12%, comma 5 plus 100 divided by 1.12 raised to the power 5. Annual coupon paying bond. एक और ले लो, चलो फटाफट करती हूँ। 0 1 2 3 4 and 5. Okay, so here you will get maybe like एक काम करती हूँ, रुक जाओ, okay, so here is dash 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 up to 10. Okay, this is not years, this is semi-annual. So 5 5 5 5 5 5 and plus 100. So how will you do? अब यहाँ पे PV will be equal to 5 into PVA, okay, 6%, not 12%. तो तुमको ये 6% एंड जैसे यहाँ पे तुमने ये लिया था ना, you took this one, right? 5, you took 5 years, यहाँ पे क्या लोगे? 10 semesters, okay, and then plus 100 divide by 1.06 raised to the power 10. ये सेमी एनुअल हो गया। अगर ये क्वार्टरली होता तो क्या करते? कुछ भी नहीं करना, C equal to C by M, ROR will be R by M, okay, and maturity will be equal to N into M, where M is nothing but frequency of coupon. frequency of coupon. तो क्या करोगे तुम? C is how much? 10 by M. अगर हाफ ईयरली बॉन्ड है तो 10 by 2 5% हो गया, ROR 12% by 2 6% हो गया, एंड मेच्योरिटी 5 years into 2 10 सेमेस्टर्स हो गए। अगर वो सेमी क्वार्टरली होगा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। देन वन मोर, सपोज 0 1 2 3 4 5, it is 10 10 10 10, no, yeah, 10 and you know what, 5. Why 5? कोई आंसर देगा मैंने 5 का कूपन क्यों लिया? Anybody, can you tell me why did I take 5 here? Why did I take 5? ये why did I take 5 here? कूपन मैंने 10 क्यों नहीं लिया? Why did I not take 10? I took 5. Why? नो 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 शिवम, इट इज नथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। वैल्यू विल नॉट बी लेस, रादर आई थिंक, क्यों लेस क्यों होगा? उसका उस चीज से कोई रिलेशन नहीं, कम नहीं होगा, क्यों कम होगा? ये क्यों है पता है? यू नो व्हाई? बिकॉज कूपन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू। यस, 50 इज ऑलरेडी रिडीम्ड, यहां पे ऑलरेडी ये 50 रिडीम हो गया ना, ये 50 ऑलरेडी रिडीम हो गए। अब तुमने मुझे मैंने तुमको 100 रुपए दिए थे, 100 रुपीज आई हैड गिवन यू, ओके, एंड यू रिटर्न्ड मी 50 एट द एंड ऑफ द 4th year ओनली। तो interest will accrue only on the remaining 50, not the whole of it, right? So 10% of 50 is 5, because 50 has been returned back already, and that is why guys you are getting a coupon of 5. ये कैश फ्लो का तुमको पीवी निकालना, इंस्टॉलमेंट्स का हो गया। अगर फ्लोटिंग रेट का करोगे तो कैसे हो जाएगा? देखो 0 1 2 3 4 5, सपोज द प्रोजेक्टेड, सुनना ध्यान से, प्रोजेक्टेड
rates, interest rates in the market is suppose like something, so maybe like 10%, maybe like 11%, then maybe again 10%, then 12% and 13%. Accordingly coupon आ जाएगा 10, 11, 10, 12, 13 plus 100. This is floating coupon paying bond. Uneven cash flows का time value of money में the way you calculate present value वैसे करोगे. I'm sure all of you are comfortable till here. Okay, so these are the varieties of the bonds which you might get in the examination in order to compute the value. I have taken only one because see, in the revision it is not possible for me to cover everything. In the classroom, we take almost like 30-35 hours in order to compute valuation of bonds, which I am taking an audacity. मैं हिम्मत कर रही हूँ 5 घंटे में खत्म करने का, लेकिन तुम कॉपरेट करोगे तो मैं कर भी लूंगी, कोई टेंशन नहीं है. Okay, now going ahead, we are doing one question here. Okay, consider it 2 years. अब सुनना ध्यान से, because all the questions that I have taken here are from the last 2 years examination RTP and MTP papers only. So consider a 2-year face value 10% coupon rate bond which pays coupon semi-annually. Find out the intrinsic value of the bond if the required rate of return is 14% per annum compounded semi-annually. Okay. Should the bond be purchased at the current price of what? 965 or not? शोहेब, आवाज कम करनी पड़ेगी, एको हो रहा है. Okay, so if you see this, they are saying that 1000 is the face value, okay, and 10% coupon rate. फटाफट खत्म करते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. फेस वैल्यू दिया हुआ है तुमको, ओके, फेस वैल्यू इज गिवन टू यू, कूपन रेट 10% है तुम्हारा, एंड 14% पर एनम ROR. सेमी एनुअल है तो 7% हो जाएगा. ओके, देखो यहाँ पे लिखा है ना कूपन, देखो एडजस्टमेंट करिए, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे निकाल. कितने साल का बॉन्ड है ये? 2-year bond. Correct. Now value निकाली ना, 50 into PV है 7%, 4. So all these adjustments are there. Now they are saying this means देखो 932.35 is the value of the bond, the should be value, intrinsically value. तो 932.35 को कैसे इंटरप्रेट करोगे? How will you interpret? I've written here. You are not supposed to interpret this in the examination at all. But if you do not understand the meaning of the answer, then how do you do higher level sums? Because you do not understand ना, meaning इसका नहीं समझते ना हम, compute करके we just leave it. Don't do that. Try to understand कि क्या meaning है इसका. The meaning of the okay, the meaning of this sentence is if you buy the bond at 932.5 and receive 50 for 4 semesters and redeem the bond at the end of the second year, we shall be earning a return of 14% per annum or maybe 7% per semester. Okay, इसका ये meaning हुआ और कुछ भी नहीं हुआ. So अगर if the should be value of the bond is 932.35, okay, and the bond is trading at 965, फटाफट बोलो whether I should buy this bond or not. Yes or no? Bond is overvalued because if I buy the bond at 932.35, okay, then I will be able to earn a return of 14% per annum. Correct na? So bond ki price is 965. It is more. I cannot pay more. If I pay more, my returns will not be 14% per annum. It will be lesser. And my ROR or YTM is 14%. Hence, the bond is overvalued. याद कर लो.
if the actual price is greater than intrinsic value, the security is overvalued. क्या बोला मैंने, रिपीट करो. If the actual price, एक ही याद करो, अगर दोनों याद करोगे ना तो भूल जाओगे. If actual price is greater than the intrinsic value, here 965 is greater than 931, the bond is overvalued. आगे तुमको आंसर पता है कि क्या बोलना चाहिए. Okay? Exactly. Not by. Very good. Now types of, और मैंने तुमको सारी varieties वहां लिख के दी ना तुमको कि कितनी variety. Semi bonds which pay coupon more than once in a year, floating coupon bond, installment wala bond. You should be knowing to compute the value of each and every variety of bond for that matter. तुमको सब पता होना चाहिए अच्छे से. Okay, now coming to the next topic. The next topic is types of yield measure. Types of yield measure. Okay. So three types of yields are there. One is called current yield, one is called yield to maturity, and one is called realized yield. ये बहुत important topic. It's a very, very important topic actually. So current yield is meant for an investor who holds the bond for a very short term. मतलब वो एक कूपन लेगा और निकल जाएगा. इसलिए current yield का formula देखो, coupon by price into 100. If the bond is of 5 years, अगर 5 साल का bond है अगर ये, तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड 5 इयर्स का है तो इस फॉर्मूला के अंदर में तुमको नहीं लगता कि मैं एक ही कूपन कंसिडर कर सकती हूँ, मैं ऑल द 5 कंसिडर नहीं कर सकती. इसका मतलब ये एक ऐसा बंदा है जो बॉन्ड खरीदेगा, कूपन लेगा और निकल जाएगा. फॉर्मूला के अंदर तुम एक कूपन से ज्यादा कंसिडर कर ही नहीं सकते. सो करेंट यील्ड इज मेंट फॉर इन्वेस्टर्स who want to hold the bond for a very, very short term. And that is why we are considering only one coupon. और एक बात, अगर फिर भी बॉन्ड एनुअल कूपन पेइंग हुआ तो साल में कम से कम द रिटर्न एलिमेंट विल गिव यू 1 year रिटर्न, राइट. इफ द बॉन्ड इज अ सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड तो तुम फॉर्मूला में तो एक ही कूपन ले सकते हो, तुम ज्यादा ले ही नहीं सकते. ओके, तो दैट इज व्हाई वी यूजुअली से दैट करंट यील्ड इज द मेजर ऑफ यील्ड व्हिच इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स जिसका रिक्वायरमेंट इज शॉर्ट टर्म. यील्ड टू मैच्योरिटी इज अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट. तुमको पता है यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, पता है तुम्हें? YTM is nothing but IRR. I don't know how many of you, अब थोड़ा सा मुझे टाइम लेने दो, how many of you have done your this capital budgeting topic in CA inter properly? कितने लोगों ने अच्छे से किया मुझे नहीं पता, लेकिन एक तुमको मैं तरीका सिखा रही हूँ किसी चीज को देखने का. मुझे नहीं पता तुमको वो तरीका पता है कि नहीं पता है. देखना अभी मैं क्या करती हूँ. ओके, शोएब मेरे को कैल्सी चाहिए, कैल्सी चाहिए. वो वाला दे दे. आवाज कम आ रही है, क्या हो गया आज ये? ओके, अभी आ रही है मनीषा? वो चेंज कर दे शायद इसको तक. हाँ, ओके. सो बेसिकली गाइस, बेसिकली सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ तुम्हारे साथ में, काम आएगा तुमको. सो बेसिकली इफ यू रिमेंबर एट ऑल, अगर तुमको थोड़ा भी याद होगा ना, तो कैसे है कि तुम एनपीवी निकालते हो. तो सपोज करो कि एक टाइमलाइन लेते हो, सुनना ध्यान से, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट. ओके, 0 1 2 3, बस मैं 3 ही ले रही हूँ. द कैश फ्लोज आर 100 200 ओके 300, करेक्ट है. नाउ सपोज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही बोलेंगे ना, तो सपोज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. ओके, तो पीवी निकालो, इसकी पीवी निकालो. और सपोज करो कि आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड हाउ मच, मे बी लाइक 250 इन द प्रोजेक्ट. ओके, तो अब देखो यहां पे, सो बेसिकली गाइस 100 डिवाइड बाय okay, so this gives me 90.90.
90.90 plus 200 divided by 1.1. Okay, this will be, wait a minute. It is 165.29. Okay, एक मिनट दे दो. 1.10 rest to the power 3 minus into 300 225 plus 165.29 and plus 90.9 will give you 482 आ रहा है, right? 482. तो 482 आ गया. Okay, and 482 minus 250 करती हूँ तो NPV is equal to 232 approximately. करेक्ट है. एक और तरीका है. अब मुझे एक बात बताओ that 232 आया ना. Now you tell me the IRR of this project will be 10% more or less. Answer please quickly. मैं तुमसे ये पूछ रही हूं इस प्रोजेक्ट का IRR 10% होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? जल्दी बोलो. अभी ठीक है? एग्जैक्टली, मोर देन 10%. अब तुम क्या करोगे? अगर तुम 250 is equal to 100 divided by 1 plus r plus 200 divided by 1 plus r whole square and plus 300 divided by 1 plus r raised to the power 3, ऐसा करते हो. And if you solve for this r, you are definitely going to get more than 10%. That is YTM. That is YTM. तो किसी चीज को देखने के दो तरीके हैं. नंबर one method is if you know this one, if you know the discounting factor, you discount the cash flows, compute the NPV and decide करो प्रोजेक्ट लें क्या नहीं लें. लो, correct ना, because NPV is positive. Similarly, there is another method to decide the same thing. If your IRR is greater than 10%, then you should accept the project. तो वही चीज YTM होती है. Same thing is YTM actually. YTM is nothing but IRR of the bond. मतलब अगर सपोज करो एक बार सुन लिया तुमने जिंदगी में फिर कभी नहीं भूलोगे तुम. सपोज करो 0 1 2 3 4 and 5 10 10 10 10 10 plus 100. Suppose the price of this bond is 800. Okay, समझ में आई बात? अब the ROR of the bond, ROR of the investor, not the bond, ROR of the investor is 10%. और मे भी मोर थोड़ा और ज्यादा लेते हैं, अच्छा रहेगा. 12% लेते, चलो 12%. Okay, now I can decide whether to buy this bond or not in two ways. मैं दो तरीके से डिसाइड कर सकती हूँ. एक तरीका क्या है पता है? ये सारे जो कैश फ्लोज है ना, ये सारे जो कैश फ्लोज है इसको 12% से डिस्काउंट करो. करेक्ट है? डिस्काउंट करो, सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर दिया. अगर तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, द शुड बी प्राइस is greater than 800, okay, then we will buy the bond. Why? Because the NPV of the bond will be positive. The NPV of the bond will be positive. Agar the present value of these cash flows discounted at the rate of 12% is greater than 800, the PV of cash inflows minus 800 outflow, the price of the bond, if the NPV is positive, buy the bond. एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. सिमिलरली एक और तरीका है कि तुम 800 को लेफ्ट हैंड राइट में साइड में रख करके इस कैश फ्लोस का तुम IRR निकालो और उस IRR को 12% से कंपेयर करो. इफ यू आर गेटिंग एन IRR ऑफ मोर देन 12%, then you should accept the bond, you should buy the bond because the NPV will be positive only for such kind of bond. Correct? YTM is just IRR. Yes. ओके, मुझे लगता तुमको समझ गया है. अब IRR, in order to calculate IRR, we have two methods.
वन इज दिस मेथड, ओके गाइस, ये वाला मेथड है, वन इज दिस मेथड, इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, याद नहीं करना, नॉट अ गुड आइडिया टू मग अप द फॉर्मूला एट ऑल। क्या है ये? C plus F minus P, F minus P पता है क्या होता है? F is your redemption amount, P is your price, difference is what? Capital gain. Since your C is per annum, capital gain is total, तुम दोनों को ऐड कर सकते हो क्या? गलत। तो क्या करेंगे? कैपिटल गेन को भी पर एनम में कन्वर्ट करो, तो कैपिटल गेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विल गिव यू कैपिटल गेन पर एनम, कूपन पर एनम प्लस कैपिटल गेन पर एनम, इनकम पर एनम, ओके, इनकम पर एनम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इज YTM। तुमको पता है इसके अंदर में क्या कंसिडर नहीं हुआ? इसके अंदर में क्या कंसिडर नहीं हुआ? रीइन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग कंसिडर नहीं हुआ। Okay, I don't want to get into the detailing. Actually, in the class, I have told the student that YTM के 3 component होते हैं। YTM के 3 component होते हैं, जो YTM बोलते हो ना तुम, इसके 3 component होते हैं। एक होता है, इसको हटाओ पहले यहाँ से, I'm not liking it. Okay, so YTM के 3 component होते हैं। एक part मतलब वो जो the yield that you are going to get, that 12% comprises of coupon, कैपिटल गेन एंड री इन्वेस्टमेंट इनकम और द कंपाउंडिंग इनकम। लेकिन अभी नहीं डिस्कस करेंगे, डिटेल में घुस गई मैं तो फिर मैं निकल नहीं पाऊंगी और उतने कम टाइम में सारा कुछ हो नहीं पाएगा। YTM कैलकुलेशन का मेथड देखो सबसे अच्छा, शॉर्टकट मेथड ये वाला हो गया। तुमको एक बात बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, दैट ओके प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, दिस फॉर्मूला कैन बी ओनली यूज्ड इफ योर कूपन इज कांस्टेंट, कूपन रेट इज कांस्टेंट। अगर कूपन का रेट कांस्टेंट नहीं है then you cannot use this formula. Second requirement, the redemption should happen one shot. इसका ये मतलब हुआ this formula cannot be used to compute the YTM of the bond. This formula cannot be used to compute the YTM of the bond where the bond is a floating coupon bond, where the bond pays coupons in principal in installment. You cannot, because the coupon is changing. और C में तो हम एक ही कुछ ले सकते हैं। तो मैम हम क्या करें फिर उसे, हम क्या करें? तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको IRR मेथड से, विच इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड, ये मेथड से तुमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यू विल सब्स्टिट्यूट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड हियर, द कूपन हियर, रिडेम्पशन अमाउंट हियर एंड N हियर, एंड यू विल यूज द IRR मेथड टू कंप्यूट द YTM। वैसे देखा जाए तो द IRR मेथड और द ट्रायल एंड एरर मेथड is the only correct method in order to compute the YTM of the bond. Okay? Trial and error method ही सबसे सही method है in order to compute the YTM of the bond. तो तुम मुझसे सवाल कर सकते हो कि मैम फिर आप शॉर्टकट क्यों यूज करते हो, वो तो गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है। अगर कोई बॉन्ड का कूपन का रेट फिक्स है थ्रू आउट द मेच्योरिटी, ओके, एंड the bond redemption is happening one shot, अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड तो जो आंसर तुम YTM का इससे निकालोगे और सेम बॉन्ड का अगर तुम YTM इस मेथड से निकालोगे, दोनों मेथड से आंसर लगभग स्लाइटली डिफर करेगा। तो मैं इतना लॉन्ग कट मेथड में क्यों जाऊं? बिकॉज देयर वुड बी मेनी सम्स, ऐसे बहुत सारे सम्स होंगे जहां पे ओके YTM would be a small part of a big sum. अब मैं ट्रायल एंड एरर करूंगी तो मेरा 15 मिनट उधर ही गया, फिर तो अपन एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे पेपर के अंदर में, 2 भी नहीं कर पाएंगे। उस केस में अगर कूपन का रेट फिक्स है, चेंज कहीं भी नहीं हो रहा, एंड प्रिंसिपल रिडेम्पशन इज वन शॉट, देन कंप्यूट द आंसर एज पर द शॉर्टकट मेथड। लेकिन हाँ, बच्चे पूछते हैं कि मैम इंस्टीट्यूट ने कभी किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज किया है, कभी लॉन्ग कट यूज किया है, हम लोग क्या करें? फोकस ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1, इफ YTM इज द हीरो ऑफ द सम, अगर YTM सम का हीरो है मतलब YTM ही कैलकुलेट करना है, तो तुमको लॉन्ग कट ही करना पड़ेगा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखो टाइम कितना है पेपर के अंदर में, अगर 2 मिनट मिला है तो क्या करोगे? शॉर्टकट ही करोगे ना। करेक्ट।
Correct. Okay, so we are done here. Okay, now, so we are going ahead with a question here, quickly moving forward actually. Okay, today, being the 1st January 2019, Ram is considering to purchase an outstanding, ये सम शायद से, रुक जाओ, नहीं ये सम नहीं आया था, बताऊंगी कौन सा सम अभी May 23 में आके गया. Corporate bond having a face value of 1000 that was issued on 1st January 2017, which has 9.5% annual coupon and 20 years of original maturity, maturing on 31st December 2027. Since the bond was issued, the interest rate has been downside and it is now selling at a premium of 125.75 per bond. ध्यान देना बहुत केयरफुली, उन्होंने क्या बोला है कि बॉन्ड इज सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 125.75 रुपीज. इसका ये मतलब हुआ कि बॉन्ड की आज की प्राइस कितनी है, 1125.75. ध्यान देना, प्रीमियम दिया है, बॉन्ड की प्राइस नहीं दी है उन्होंने. गलती होगी तुमसे, पक्का गलती होगी, बट बी केयरफुल. ओके, क्या निकालना है हमें, पीवी फैक्टर्स दिया है इन्होंने, देखो यहां पे, कैन यू सी हियर, ये वाली लाइन देखो, ये दिखा तुमको. अब YTM में क्या करेगा बंदा कि उन्होंने 6% से डिस्काउंटिंग करी. मैं डिटेल में नहीं जा रही गाइस, अगर मैं इसके डिटेल में जाऊंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अपने को, राइट. तो अपने को चाहिए, मैं अगर तुम बोलोगे तो मैं एक टाइमलाइन, बिकॉज दैट इज माई फेवरेट, आई कैन डू दैट पार्ट एटलीस्ट. कितने साल का बॉन्ड है ये, 9 years का बॉन्ड है ये, नॉट अ प्रॉब्लम. सो 0 then 1 then 2 then 3 ... 9, और इसका कूपन इज 95, ओके, 95 एंड प्लस 1000. प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है क्या, नहीं, फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है. और प्राइस कितनी है यहाँ पे, 1125.75 ब्रैकेट्स में. अब खत्म हो गया. दैट मीन्स तुमको क्या करना पड़ेगा, you will discount these cash flows, okay, you will discount these cash flows with the help of 2 rates. तुमको चाहिए एक वैल्यू 1125.75 से ज्यादा और एक वैल्यू 1125.75 से कम, so that you can interpolate. Okay, look at them here. So basically guys, here if you see here, ये इन्होंने क्या किया पता है, NPV निकाल दिया. Can you see here, इधर इन्होंने NPV निकाल दिया. कैन यू नॉट सी, दे डिडक्टेड दिस. सो बेसिकली दे डिड द इंटरपोलेशन. हाउ डू द इंटरपोलेशन, अ नोन रेट माइनस लोअर रेट डिवाइड बाय, व्हाट इज द रेट, डिवाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट एंड द corresponding values. R corresponds to how much, R corresponds to how much, बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए लाइफ में, करेक्ट ना, इससे ज्यादा कुछ भी इजी नहीं हो सकता. R corresponds to 1125.75 माइनस 6% से जो वैल्यू आई यहां लिखोगे, 8% से जो आई वैल्यू यहां, माइनस 6% की वैल्यू, इंटरपोलेट एंड गेट द आंसर. एंड द आंसर दैट दे हैव कैलकुलेटेड इज 7.55%. कहां पे, Kriti Harish is saying, okay, today being the 1st January 2019, Ram is considering to purchase an outstanding corporate bond, have a face value of 1000 that was issued on 1st of January 2017, which has 9 points. So 2019 to 2027, how much is that? It will be 9 years only. Count करके देखो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 9 years. Yes, full 9 years. It's correct completely. Don't have to bother at all. And we are done, guys, here. So we are moving ahead quickly towards, because बहुत सारा टॉपिक पेंडिंग है. अब यहां पे ये समय देखोगे तो मैंने बोला है YTM निकालो. Yes, remaining period 9 years. Yes, correct. Now, if you want to compute the YTM of a semi-annual bond or a bond which pays coupon more than once in a year, तो तुमको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. यहाँ पे देखो, C by M, F minus P divide by N into M.
मैं इस डिटेल में नहीं घुस रही, रादर मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ दैट YTM दैट यू कैलकुलेटेड इज पर सेमेस्टर। ओके, अगर ये तुम 2 की जगह पे इफ यू वुड हैव टेकन 4 4, ओके 4 4 लेते तुम, यहाँ पे 4 मत ले लेना, दिस 2 इज फॉर एवरेज। ओके, सो 8/4 हो सकता है एंड 5 into 4 हो सकता है, 110 प्लस 95/4 नहीं हो सकता, बिकॉज वी वॉन्ट एन एवरेज ऑफ 110 प्लस 95, वहां पे 2 मीन्स एवरेज के लिए। ओके, एंड न्यूमरेटर में जो 2 है दैट इज फॉर सेमी एनुअल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2, बी केयरफुल। ओके, सो पर सेमेस्टर व्हाट इज BEY? पूरे जिंदगी में I have seen only one question based on BEY and EAY. You know what is that? Any rate, whether it is a YTM or a current yield, agar if you calculate that YTM or current yield or any other rate for less than maturity of 1 year, like quarterly rate, half yearly rate, तो ideally हमेशा annualize करना चाहिए, आइडियली हमेशा एनुअलाइज करना चाहिए, करेक्ट ना? तो एनुअलाइज करने के लिए यू हैव 2 मेथड्स, नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड कंपाउंडेड मेथड। लुक एट दिस नाउ हियर 5.37 into 2 बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, BEY का फुल फॉर्म होता है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। प्रियम इज आस्किंग अगर क्वार्टरली होगा देन, अगर क्वार्टरली होता प्रियम तो ये होता 8/4 प्लस 110 माइनस 95 डिवाइड बाय 5 into 4 एंड डिवाइड बाय 110 प्लस 95 डिवाइड बाय 2, ऐसा होता। ओके, सो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इज दिस वन। ओके, और इफ यू वांट टू कंसिडर कंपाउंडिंग पार्ट ऑल्सो देन ये मेथड, इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एनुअलाइज्ड यील्ड, दैट मींस यू आर कंसिडरिंग द कंपाउंडिंग पार्ट। कैसे? 100 प्लस 5% कितना हो गया? 105, फिर अगेन प्लस 5% कितना हो गया? देखो कितना हो गया? 105 प्लस 5% करोगे तो यू गेट 110.25। सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट हियर? 1.05 raised to the power 2 is 10.25%। ओके, तो यहां पे क्या किया देखा यहां पे तुमने, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाते बिकॉज वो घबराहट हो जाएगी। इफ यू डू नॉट सी, आई हैव टॉट ऑल दिस इन द क्लास, सो स्टूडेंट्स मस्ट बी वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस पार्ट, बट मुझे सारे बच्चों का नहीं पता ये चीजें तुमको पढ़ाई गई है कि नहीं पढ़ाई गई है, तो मैं अननेसेसरी तुमको परेशान नहीं करना चाहती एट दिस मोमेंट वेयर इन हमारे सामने एग्जाम्स आने वाले हैं। Just leave this part. Just leave this part. Not required at this point of time. You will manage good. अगर EAY नहीं आता है BEY करके छोड़ देना. It's okay. It is just that compounding consider हुई है, कुछ भी नहीं है। मतलब 5 into 2 करोगे तो 10%. Okay, and 1.05 raised to the power 2 करोगे तो 10.25%. That is how it works actually. समझा ना? Now, this is a very again examination sum actually. Okay, Mr. X wants to invest. Mr. X wants to invest 1 lakh in 7 years, 8% bond in the market. Okay, you are requested to advise him what is the maximum price. कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। तुम्हारे पास में डेटा ऑलरेडी है, देखो 8% इज द कूपन, 7 ईयर इज द मेच्योरिटी, 1 lakh is your face value. Okay, face value 100 वैसे दिया हुआ है, 1 lakh is the investment basically, and which was issued 2 years ago. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो 2 years ago हुआ था ना, तो टोटल मेच्योरिटी 7 years की है, तो 2 years पहले बॉन्ड इश्यू हुआ था, तो रिमेनिंग मेच्योरिटी कितनी हो गई? 5, एंड दैट इज वाई कुछ भी नहीं करना है सम में। तुम देखो यहाँ पे 8 8 ऐसे तो बताया मैंने तुमको, 8 8 8 8 108, 9% से डिस्काउंट किया, आंसर लाया। फिर से 7% से वही 8 8 8। कंपनी जो तुमको देगी वो चेंज नहीं होगा, कंपनी जो तुमको देगी वो चेंज नहीं होगा। मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से तुम्हारा ROR विल चेंज। ओके, एंड अकॉर्डिंगली अगर मार्केट में रेट 10% की चल रही है देन यू वुड वांट टू अर्न 10% फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट में रेट इज 12% देन यू वांट टू अर्न 12% फ्रॉम योर मनी।
but the company is not wanting to give you more, then what will you do? The price of the bond has to go down, okay, so that you can increase the capital gain component. तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहा है? मैं बोल रही हूँ कि if your requirement, look at this दोनों example देखो. Here my requirement was 7%. My requirement was 7%. Okay. So I was ready to pay 104. I was ready to pay 104. अब my requirement suppose increases to 9%. Is the company changing the cash flows? वही 8, वही 100. तो अब अगर मुझे same bond से अगर 7 की जगह 9 earn करना है तो मैं क्या करूंगी? I will not buy the bond at 104. Only if the price comes to 96.11, so that I can increase my capital gain component, because redemption is 100. अगर price नीचे चली जाएगी तो capital gain component बढ़ जाएगा, and with the help of that I can increase my yield, my ROR, my YTM from 7 to 9. Look at this. I showed you something and I also told you that मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. देखो लिखा है YTM comprises of 3 elements: coupon, capital gain and reinvestment income. करेक्ट आयुष. तो ये सम पूरा उसी तरह से तुम्हारा है, सेम समय. कुछ भी एक पार्ट में तुमको जरूर समझाना चाहती हूँ, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी मैनेजेबल. कुछ नहीं करना है, डिस्काउंटिंग करनी है अलग अलग रेट से. वन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे सेड दैट व्हाट विल बी द इफेक्टिव यील्ड इफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 1%. ओके, व्हाट विल बी द इफेक्टिव यील्ड इफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 1%. तो क्या किया इन्होंने? दे हैव यूज्ड C by P into 100. ये किसका फॉर्मूला है पता है? करंट यील्ड का. देखो कूपन इज 8, प्राइस 100 सपोज. ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने? 101 यानी कि 1 ऐड किया एंड इनटू 100. दैट मीन्स टू से यू गेट अ यील्ड ऑफ 7.92%. ओके, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन. व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट? 2% of 1 lakh. लेकिन आर यू गिविंग अगेन एंड अगेन और यू आर गिविंग ओनली वंस? आई एम गिविंग ओनली वंस. तो डिवाइड किया है. ओके, एक देखो यहाँ पे डिवाइड किया, क्या किया है? 1 साल के कूपन को डिवाइड किया है बस. दे हैव टेकन ओनली 1 ईयर कूपन. 8% डिवाइड बाय 360 किया है. दैट मीन्स 1 लाख इंटू 8% इज अ टोटल कूपन इनकम. डिवाइड बाय 360 करोगे तो क्या होगा? कूपन इनकम पर डे. तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 2000. तो कितने दिन में हम ये ब्रेक इवन कर लेंगे? 90 डेज. 365 लोगे तो ये. गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू गाइस? कुड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू दिस पार्ट? समझ आ रहा है अच्छे से ये सारी बातें? टेल मी प्लीज. ओके, गोइंग अहेड नाउ. कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन. ओके, सो क्या होता है अभी? नाउ प्रॉब्लम है एक कि या तो मैं फॉर्मूला बेस चले जाऊं तुम्हारे लिए. ड्यूरेशन कैलकुलेशन का मेथड है, तुमको बता दूं मैं और मैं निकल जाऊं वहां से, लेकिन थोड़ा सा सुन लो. सो बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू बाय अ बॉन्ड, ओके, व्हेन यू बाय अ बॉन्ड और तुम YTM निकालते हो. सपोज करो तुमने एक बॉन्ड खरीदा, एक यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ, रुक जाओ. तो सपोज करो YTM निकालते हैं 10, कौन सा नहीं मिला? ब्रेक इवन का नहीं समझा. ओके, ब्रेक इवन का आई टेल यू अगेन. सो ब्रेक इवन इज लाइक ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 2% ऑफ 1 लाख. करेक्ट ना? 2% of 1 lakh is the cost that you have incurred. सुनना ध्यान से. तो I want to know how many days will I take to break even this cost. तो break even, how will you do the break even? Only if you receive money. How are you going to receive money? You are going to receive money only with the help of coupon. So 2000 rupees, okay, 2000 rupees and 1 lakh into 8% is the total coupon that you will get in the whole year. 1 year. 1 year में you will get 8% of 1 lakh. Okay.
but they are asking in how many days you will break even. That means I need to convert, okay, this amount into days per day. So you are basically earning 22.22 rupees per day, and I have spent 2000. So in how many days will you be? You are earning 22.22 per day, and you have spent 2000. In how many days will you break even? 90 days. Understood, guys? Now understood, all of you? अभी समझो, 2000 रुपए तुमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट के खर्च किए एंड तुम कमा रहे हो 22.22 पर डे कूपन से, तो कितने दिन में वो 2000 तुम्हारा रिकवर हो जाएगा? 90 डेज में. अंडरस्टैंड करेक्ट? या करेक्ट. मत करो, और कोई मेथड यूज ही मत करो, जो मेथड दिया है वही मेथड यूज करो. क्यों फालतू में उनको कॉम्प्लिकेट करना, अपन क्यों करें अननेसेसरी? उन्होंने सोल्यूशन दिया, गो हेड, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, चलो स्टार्ट. ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन. सो व्हाट इज ड्यूरेशन नाउ? एज आई टोल्ड यू, YTM. तो सपोज करो कोई बॉन्ड है, ओके, तो सपोज करो कि मे बी लाइक देयर इज अ बॉन्ड एंड 0 1 2 3 4 एंड 5 है, और ये 100, ओके, 100 plus 1000, or maybe I can take something else. Can I take like 120? 120 ले लेती हूँ. Okay, and the price 970 is the price. So what will be the YTM? क्या आ जाएगा इसका? YTM will be 1000. So 1000 minus 970 divided by 5 plus 120, correct? That's 126. And 1000 plus 970 divided by 2. So 126 divided by, I get 12.79%. Okay. So what do you mean by that? इसका ये मतलब होता है, I bought a bond at a price of 970 and I'm going to get, सुनना ध्यान से बहुत carefully, and I'm going to get 120 from the bond for 5 years and redeem the bond at a price of 1000. Correct na? Now, the YTM of the bond, when I calculate, I get 12.79%. But it is not that simple to understand. इसका ये मतलब होता है, if you buy the bond at 970, receive 120 per annum 5 times 5 सालों तक, redeem the bond at 1000. Not only that, if you reinvest these coupons, okay, at the rate of 12.79, then you are earning 12.79%. okay. तुमको नहीं लगता कि ये YTM के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया? तुमको अगर मेरी बात पता नहीं समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अगर नहीं भी समझ में आ रही तो चलेगा, वैसे काम हो जाएगा अपना. मैं फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाऊंगी, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के अंदर नहीं जाऊंगी, फटाफट रिवाइज करा के निकल जाऊंगी. सो इन शॉर्ट, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड. सुनो ध्यान से, ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड. मतलब अगर बॉन्ड को तुम ड्यूरेशन तक होल्ड करते हो तो भले ही मार्केट में इंटरेस्ट का रेट ऊपर जाए नीचे जाए, तुमको तुम्हारा प्रॉमिस्ड YTM मिलेगा. अब सुनना ध्यान से आगे. तो क्या होता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएगा ना, तो क्या होगा तुमको पता है? तुम्हारा ये जो कूपन है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला तुम्हारा हायर रेट पे री इन्वेस्ट होगा. ओके, आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट. आई डोंट नो एट ऑल, आई डोंट नो. तो फिर भी थोड़ा बोलती हूँ, जिन लोग को मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, फॉर एग्जाम्पल जिन क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो ऑफ कोर्स ऑल माय स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस. जो बच्चे बाहर के हैं ना, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा है, वो लोग भी चिंता नहीं करो. तुम बिल्कुल मैकेनिकल चले जाना पेपर में. तुमको नहीं भी समझोगे तो पेपर हो जाएगा तुम्हारा, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड एज सच. ओके, नाउ तो बेसिकली ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड जहां तक अगर तुम बॉन्ड को होल्ड करो तो यू आर सेफ. मतलब
भले ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे जाए, तुमको तुम्हारा 12.79 मिल जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है जिसको हम लोग मिकॉलेस ड्यूरेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये शॉर्टकट है, इसका एक इजी तरीका है, बताऊं कैसे? एक मिनट देना मुझे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। हाउ मेनी ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट ड्यूरेशन? ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट? all of you know how to calculate? You know how to calculate duration, right? Okay, fine. So basically आसान तरीका दिखा देती हूँ ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का। मैं नहीं जाती हूँ लॉजिक में बिकॉज तुम कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। ड्यूरेशन अगर सपोज करो, दो तीन बातें याद कर लो वो बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ईयर, ओके, 1 2 3 4, 4 साल का बॉन्ड लेती हूँ। ओके, एंड कैश फ्लोज, वही जील बता रही हूँ, कैश फ्लो इज 120 120 120। नहीं, ये तुमको हाँ आसान तरीका बता रही हूँ, तो बोल रही हूँ कि 1120। ओके, नाउ पीवी एट द रेट ऑफ, सपोज करो कि मैं 10% ले लेती हूँ। ओके, नाउ हियर 0.909, ओके, 0.909, 0.821, okay, divide by 1, it's 0.751, okay, and 0.683, ठीक है। पीवी फटाफट करो, 120 इंटू 0.909 विल गिव मी 109.826 होगा, राइट? ओके, सो 109.08, ओके, then 120 into 0.826 will give you 99.12, okay, then 120 into 0.751 will give you 90 point, मुझे करने दो, करने से बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। 1120 into 0.683, in case people do not know, 764.96, हाँ कर दिया 120 into 0.826 is 99.12, यस कर दिया, आई अंडरस्टूड दैट। तो टोटल करती हूँ ना, ध्यान देना बहुत केयरफुली। सो 109.08, ओके, प्लस 99.12 एंड प्लस 90.12 and plus 764.96, okay, that gives me, you know what, ये तुम्हारा प्राइस हो गया बॉन्ड का, ये तुम्हारी बॉन्ड की प्राइस हो गई। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, रिमेंबर, अगर बॉन्ड सम आया है तुम्हारा और वो सम में बोलते कंप्यूट द प्राइस, कंप्यूट द ड्यूरेशन एंड कंप्यूट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन, सपोज उन्होंने बोला, ओके, तो तुम अलग से पहले प्राइस मत निकालना, बिकॉज वाइल कंप्यूटिंग ड्यूरेशन ओनली, रास्ते में प्राइस तो खुद ब खुद निकल जाएगी, तुम अलग से एफर्ट क्यों ले रहे हो निकालने का। अब ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? ये तुम्हारा जो है, ये जो तुम्हारा है, ये दिस इज योर एक्स, करने दो, करके समझाऊंगी ज्यादा अच्छा समझेगा, एंड दिस इज योर डब्ल्यू, ओके, एक्स आई एंड डब्ल्यू आई। अब तुमको क्या करना है? एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई करना है। सो 1 दिस इंटू दिस, so this will be 109.08, okay, then 2 into 99.12 will give you 198.24, then 3 into 90.12 will give you 270.36, okay, then we have 4 into 764.96 will give you 3059.84। टोटल करो, वो मेथड उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे। 270.36 प्लस 198.24 एंड प्लस 109.08 विल गिव मी 3637.52, ओके। ड्यूरेशन कैसे निकालोगे? ड्यूरेशन विल बी 3637.52 divided by 1063.28 divided by 1063.
28. Okay, it gives me 3.42. 3. कैसे लिखते हो? 3.42 ईयर्स होता है ये. देखो ध्यान से देखो क्या किया मैंने. इट इज ईजियर. कुछ भी नहीं करना है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. फिर क्या करना है? ईयर के कॉलम को पीवी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है और WI से डिवाइड करना है. 3. It is more important for me as of today to explain you what is this 3.42 years. How many years bond is this? 4 years. Okay, and you got a duration of 3.42. What does it mean? It means that if you hold the bond for 3.42 years, अगर आप अपने बॉन्ड को 3.42 years तक होल्ड करोगे तो यू आर सेफ. तो बोलोगे मैम सेफ का मतलब क्या? सेफ का मतलब ये होता है कि जो YTM बॉन्ड ने शुरू में आपको प्रॉमिस किया था, कितना प्रॉमिस किया था? 10% प्रॉमिस किया था. ओके, 10% प्रॉमिस किया था. तो जो YTM आपको 10% शुरू में प्रॉमिस हुआ था, अगर आप बॉन्ड को 3.42 ईयर्स ही होल्ड करोगे, ना कम ना ज्यादा, देन बाय डिफॉल्ट तुमको 10% पर एनम यू आर गोइंग टू अर्न. अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी बात आती है कि अगर हमने ज्यादा होल्ड किया तो हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा. नहीं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो कि मैं अभी रिवीजन के अंदर में नहीं बता सकती. मैकॉले क्या बोलता है? दिस मेथड, ये जो मेथड मैंने यूज किया है इसको बोला जाता है मैकॉलेज मेथड. मैकॉले सेज दैट, कैसे इंटरप्रेट करोगे? इफ यू होल्ड द बॉन्ड फॉर 3.42 years, then you have been able to recover your cost or price of the bond, okay, on an average. इसका ये मतलब होता है तुमने जो पैसे दिए हैं शुरू में खरीदने के लिए वो 3.42 years में लगभग रिकवर हो जाएगा. ओके, तो इसका ये भी मतलब कैसे रिकवर हो जाएगा? कूपन से रिकवर हो जाएगा. कूपन को तुम री इन्वेस्ट करोगे, उससे हो जाएगा. एक बात का ध्यान रखना, what model are you using here? The present value model you are using. प्रेजेंट वैल्यू मॉडल के अंदर में हम कूपन लेकर के मूंगफली नहीं खाते, उसको री इन्वेस्ट करते हैं. यानी कि जब पहला 120 मिलेगा तुम्हें तो तुम उसको 3 साल री इन्वेस्ट करोगे. जब दूसरा 120 मिलेगा उसको 2 साल री इन्वेस्ट करोगे. तीसरा 120 मिलेगा उसको 1 साल री इन्वेस्ट करोगे और 4th ईयर के एंड में सारे पैसे एक साथ निकालोगे. दिस इज द अंडरलाइंग, ये अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस है मॉडल के पीछे में, जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है शायद से. ओके, तो प्लीज रिमेंबर दैट. तो मैकॉले मेथड है ये. मैकॉले ये कहता है दैट इफ यू होल्ड द बॉन्ड फॉर 3.42 years, then you will be able to recover the cost of your bond by the end of 3.5 years. तो एक सवाल का जवाब दो यहां पे, और वो जवाब तुमसे मैं ये मांग रही हूं कि इफ द कूपन रेट वाज मोर देन 12%, यहां 12% लिया है ना मैंने, इफ द कूपन रेट वाज मोर देन 12%, तो मेरा ड्यूरेशन का आंसर वाज 3.42 मोर और लेस. क्विकली गाइस, मैंने क्लास में पढ़ाया है, अगर मैं कूपन की रेट को इंक्रीज कर दूं 12 से 14%, तो ड्यूरेशन विल बी 3.42 मोर और लेस. एंड इफ लेस वाई, इफ मोर वाई. चलो फटाफट आंसर करो. लेस आता. वेरी गुड, लेस आता. क्यों लेस आता? माई क्वेश्चन टू यू इज दैट क्यों लेस आता? यस, मैकॉले ने क्या बोला? ड्यूरेशन इज दैट होल्डिंग पीरियड by which we are able to recover our investment on a pro rata basis. अगर कूपन ज्यादा होगा तो रिकवरी और फास्ट होगी ना. 120 की जगह अगर 140 मिलेगा तो मैं तो मेरे बॉन्ड का कॉस्ट और जल्दी रिकवर कर रही हूं, तो ड्यूरेशन विल बी लेस देन 3.42 years.
एग्जैक्टली तो फिर एक आंसर करो फटाफट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड? करेक्ट करेक्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड? अगर याद है तो बोलो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। What will be the duration of a zero coupon bond? Yes, correct, maturity. The duration of a zero coupon bond will be equal to maturity. Why? Because it is not giving any coupon and hence I am not able to reinvest anything. Okay? तो मेरी कोई रिकवरी नहीं हो रही कॉस्ट की, वो एक साथ होगी मैच्योरिटी वाले दिन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बालक है, मजा आया मुझे। ओके, दैट मीन्स तो मेथड ये वाला यूज करो, ये आसान तरीका, दिस इज इजियर मेथड। ओके, वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड। अब एक बात तुमको बता दूं, यहाँ पे बहुत सुंदर है कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली नाउ बॉन्ड, ये तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है और ये तुम्हारा, this is your price of the bond. Okay, so somewhere you should know that the relationship between interest rate and bond price is inverse in nature. मतलब अगर तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर को इंक्रीज करोगे तो बॉन्ड की वैल्यू नीचे चली जाएगी। अगर तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर को, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट the relationship between interest rate and bond price is inverse in nature. इनवर्स है ना? ओके, यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू विल गो डाउन, बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर इन नेचर। मतलब इसका क्या, इफ R goes up by 1%, ओके, V जगह बहुत कम मिल रही है मेरे को, रुक जाओ, रुको थोड़ा समय दो। इफ, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ R goes up by 1%, okay, V0 goes down by 2%. If R goes down by 1%, तो V0 goes up by 2%. ये क्या है? V0 और ये क्या R? Tell me one thing, the relationship which I have given you here, ये क्या है? ये लीनियर है क्या नॉन लीनियर है? दिस इज अ लीनियर, बॉन्ड से रिलेटेड नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूं। दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप और अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप? क्विकली जल्दी बोलो, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप और अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप? जल्दी बोलो। लीनियर रिलेशनशिप, वेरी गुड, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप। तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, करेक्ट, लीनियर है, वेरी गुड। मुझे लग रहा है ये सारे बच्चों ने पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है तुमने। लीनियर, वेरी गुड वेरी गुड। अभी बताना, तो ऐसे रिलेशनशिप को अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, करेक्ट है। अब एक और लिख रही हूं, इफ R goes up by 1%, so V0 comes down by 2%, okay, and if R goes down by 1%, V0 goes up by 3%. ये कैसी रिलेशनशिप है? ये कैसी रिलेशनशिप है? ये वाली, ये कैसी रिलेशनशिप है? ये कैसी रिलेशनशिप है? ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? What kind of relationship is this? नॉन लीनियर। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, करेक्ट। तो बेसिकली एक्चुअली ओरिजिनल तरीके से अगर देखोगे ना, अगर ओरिजिनल तरीके से द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट इज एक्चुअली नॉन लीनियर इन नेचर। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कितने टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे ना, इधर इधर इधर, हर जगह पे अलग रिलेशनशिप है, ओके। बट हम क्या करेंगे,
we will draw a tangent to this convex curve. मतलब एक्चुअली रिलेशनशिप नॉन लीनियर है बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट्स के बीच में, बट आई विल ड्रॉप द अजम्पशन ऑफ नॉन लिनियरिटी. मतलब मैं क्या बोलूंगी, प्लीज एक बार के लिए तुम भूल जाओ कि रिलेशनशिप नॉन लीनियर है और अज्यूम कर लो कि रिलेशनशिप लीनियर है. तो कैसे करूं, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. इस टेंजेंट का जो स्लोप है इसको बोलते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन. करेक्ट, वेरी गुड, इट इज कर्वी लीनियर. नाउ ध्यान देना, अब एक एक करके मुझे आने दो, हमारी टॉपिक पे आ, मुद्दे पे आ रहे हैं. वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड और मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, d डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM. d डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM. यहाँ पे आंसर आया था 5.758. ओके, देखो ये मैं हटा रही हूं, बिकॉज तुम कंफ्यूज कर जाओगे. तुम इसी तरीके से आंसर निकाल लेना, ऊपर का ये पूरा मैं हटा रही हूं, ठीक है, बिकॉज दिस इज एग्जाम्पल विच डज नॉट मैच विद द गिवन वन. मैंने शॉर्टकट में लिया था. ओके, so basically the duration that you calculated was 5.72 whatever. यहाँ पे it got divided by 1.09. okay, ये देखो फॉर्मूला है ये वाला 5.28. how will you interpret 5.28? मतलब ये जो आंसर है ना, ये जो स्लोप है ये 5.28 है. इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, इसको we will interpret if the interest rates change by 1%, 100 BPS, then the price of the bond will change by 5.28% in the opposite direction. ऐसे इंटरप्रेट करोगे ना. तो अब चेंज वर्ड यूज किया, मतलब मैंने तो ऐसा बोल दिया. मैंने क्या बोला, इफ रेट्स गो अप बाय 1%, price of the bond will go down by 5.28%. If the interest rates go down by 1%, the price of the bond will go up by 5.28%. मतलब I dropped the assumption of non-linearity for the time being. Okay, तो अगर मान लो कि मुझे पता चले, देखो मैंने एक एग्जाम्पल कहीं पे दिया हुआ है, तुमको दिखाती हूँ. देखो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने तुम्हारे एग्जाम के समय ऐड किया. देखो, द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ द यील्ड इंक्रीजेस बाय 75 BPS. एग्जाम का समय ऐसा नहीं, उसमें ये पार्ट नहीं था. ये वाला पार्ट गाइस मैंने तुमको अभी पढ़ाने के लिए आई हैव एडेड. सो प्लीज मत बोलना कि मैम आपने गड़बड़ कर दिया. ओके, एग्जैक्टली करेक्ट. ओके, तो 75 BPS, तो ये 5.28 को तुमने क्या किया, 0.75 से मल्टीप्लाई, 3.96%. अब बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप, कैन यू नॉट सी दैट. देखो इंक्रीज, अरे यार मैं क्या क्या कर रही हूँ, उससे कुछ हो रहा है. हाँ, इंक्रीज मतलब बॉन्ड की प्राइस नीचे जाएगी. अभी बॉन्ड की प्राइस कितनी है, अभी द बॉन्ड प्राइस इज 914. सो 914 minus 3.96%. You know what? If the interest rates change are small, how small? ये अगर इतनी ही दूर में होगा तो तुमको नहीं लगता कि हमें लिनियरिटी अज्यूम करने की, नॉन लिनियरिटी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स भले मैं whether I use a proper method to compute. For example, अगर देखा जाए तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारी कितनी हो गई, 9.75 हो गया ना. तो तुम सेम कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 9.75. करके देखो ना. ये सारे कैश फ्लोस को इससे कैलकुलेट करके देखो तुम. उसको बोलते हैं रीप्राइजिंग मेथड. ये मेथड कर्वी लिनियरिटी को कंसीडर करेगा. बच्चे पूछते हैं तो हमारे पास में नया प्राइस निकालने का दो मेथड हो गया. देखो यहां पे दो मेथड हो गया, एक ये वाला मेथड, विच मेथड, ड्यूरेशन मेथड, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेथड, और दूसरा रीप्राइजिंग मेथड. देखो प्रॉपर मेथड यूज किया. ये आंसर सही नहीं है, इसको वापस निकालो. आयुष इसका आंसर बताओ मुझे. 160. टेल मी द आंसर ऑफ दिस. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. 938 इज नॉट द करेक्ट आंसर. वो गलत टाइप हुआ, इसलिए मैंने ग्रीन कर रखा है उसको. क्या वो शी इज आस्किंग? Yes, Swati, it will be available. It will be available. Don't worry.
आयुष आंसर बताओ प्राइस, फुल प्राइसिंग मेथड से आंसर बताओ ये कितना, दिस इज 938 इज नॉट द करेक्ट आंसर. सुवन दास सिंह 1306 आ रहा है. यस आएगा 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 आएगा. बिकॉज यू नो वाई, हाउ डिड आई क्रॉस चेक. सुवम ने बोला और कुछ बच्चों ने बोल रहे 1306 दे आर सेइंग, तो मैंने बोला करेक्ट है. कैसे बोली? बिकॉज योर कूपन रेट इज, यू नो व्हाट, योर कूपन रेट इज 16% and your discounting factor is 9.75%. इसका मतलब the price of the bond will be more than the face value. कैसे? 16 steps ahead and 9.75 steps पीछे, 10 कदम आगे 10 कदम पीछे. कूपन रेट 10%, YTM 10%, price of the bond face value. 16 कदम आगे 9.75 कदम पीछे, you will be more than face value, and that is I said correct है, मैंने calculate नहीं किया है. Okay, so the answer is actually you know what, how much? 1306.4. okay, now in the second part of the sum, तुमको पता है ये सम मैंने पढ़ा, ये सम ही May 23 में आया था. तुमको पता है this sum had come in May 23, but this has not come for the first time in May 23. ये पहले भी सम पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम या मॉक में, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन पीछे आया हुआ, मैंने पीछे से, और ये लास्ट 2.5 years के अंदर ही ये सम आया था. ओके, यस इट विल बी देयर. कैन वी टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes? यस वी कैन टेक अ ब्रेक. मुझे ये सम खत्म करने दो अदिति, फिर देन वी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, सो हियर an investor has recently purchased substantial number of 7 years with 5% premium payable on maturity at a required YTM of 9%. Look at this. Okay, यहाँ पे did you not notice कि यहाँ पे 50 rupees add किया हुआ है? It is 1000 plus 50 and plus 67.5. Very good Astha. 7 marks और आते तो you could have scored actually exemption. But any which ways, इस टाइम कर लेना अच्छे से. Okay, then they say however due to financial crunch, ये गाइस हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया. उन्होंने मार्केट प्राइस बोली वो निकाल दिया, ड्यूरेशन निकाल दिया, वोलेटिलिटी निकाल दी, और मैंने एक्स्ट्रा जो पार्ट ऐड किया था वो भी हम लोगों ने कर लिया. ओके, वेरी गुड आस्था. एंड उसके बाद अब ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है सम के अंदर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि अब दूसरा इन्वेस्टर है, ही इज रेडी टू पे 897 फॉर द बॉन्ड, तो IRR या YTM निकालने को बोल रहे हैं. तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया गाइस, YTM निकाला है लेंदी मेथड से. ओके, हियर तो इफ यू सी हियर देयर इज अ लेंदी मेथड एक्चुअली. मैं तुमको दिखाऊं, शॉर्टकट मेथड से दिखाऊं कितना आएगा. 67.5 प्लस 1050 माइनस 897 डिवाइड बाय 7, the whole divided by 1050 plus 897 by 2. अभी तुरंत मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोला that if the coupon rate is fixed and the redemption is one shot, then you can use the shortcut method to compute the YTM. The answer that you will get using this method here and the answer that we get by the trial and error method should approximately be the same. निकालो इसका आंसर, बताओ एग्जैक्ट. somebody please calculate. yes आस्था आंसर निकालो, अदिति आंसर निकालो इससे. give me the answer, I want answer using this. so 1050 minus 897 divide by 7 plus 67.5, okay, 89, then 1050 plus 897 divided by 2. So now we got 9.18%. मैंने क्या बोला था तुमको? Did I not say that? Did I? अब पेपर अगर छूट रहा होगा तुम्हारा तो तुम क्या करोगे? ये इतना बड़ा मेथड यूज करोगे
नंबर कटेंगे, मुझे पता है नंबर कटेंगे इफ दे आर आस्किंग फॉर अ लेंदी ट्रायल एंड एरर मेथड, बट while you are running short of time you can any which ways not use this method. वो तुम आधा कैलकुलेट करके छोड़ दोगे. Then what you should do, use the shortcut method and write down there, I am in short of time and hence I could not use trial and error method. But if we use a trial and error method, the answer should be nearby, approximately nearby or same only. अगर मैं रहूंगी ना पेपर चेक करने को, मैं बच्चे को अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, मैं 1 नंबर ज्यादा दूंगी. क्यों दूंगी? मतलब बच्चा तेज है, मतलब बच्चे को ये पता है कि if there is a time constraint, then I should not get into trial and error. I should take out the answer and just quickly move on. एक तरीके से एक फायदा और है, there is a gain. When you use this method, तुमको ये पता चल गया कि इंटरपोलेशन कहां से चालू करना है. पता नहीं ये बात मेरे कितने बच्चों को समझी. Use this method to, अगर time, if you want to use a trial and error method, then use this method to know where does the interpolation starts. फिर एक रेट ज्यादा एक रेट कम, इंटरपोलेशन खत्म. मिसकंडक्ट हो जाएगा actually. But don't you think the kid would be very smart? You can write down there that if we can use trial and error method also, okay, the answer would be approximately the same. इतना तो लिख ही सकते हैं, इतना लिख सकते हैं. Correct. They are asking the relationship between price of the bond and YTM is opposite or inverse. The relationship between bond price and YTM is inverse. उल्टा होता, हमने अभी तुरंत डिस्कस किया. Next point that we're going to run, interest rate anticipation and portfolio churning. सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट करा दूंगी. So what is the relationship? There is a bond property which is called, break लेना है 5 मिनट का. Do you want a break of 5 minutes? I will stop at dot 11. Okay, and tomorrow we can start a bit early so that we do not go beyond tomorrow. We can start half an hour early tomorrow. Okay, maybe Monday. We can start half an hour early, guys, so that we do not have to take carry forward. Tuesday ko by default we should start with equity. So do you want a 5 minutes break now or should I continue? Tell me. भाई इट्स ओनली 20 मिनट्स, खत्म कर देती हूँ. इंटरेस्ट रेट एंटिसिपेशन. सो बेसिकली सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो प्रॉपर्टी, तुम सबको पता भी होगा. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट इज इनवर्स इन नेचर, if the interest rates go up, the bond price will come down and vice versa. All of you know that, right? There is one added property there, and it says that if the interest rates go up, the price of all the bonds will come down, but it will come down more for longer maturity bonds. हिंदी में सुनो, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मार्केट में ब्याज का रेट ऊपर गया, ओके, तो सारे बॉन्ड की प्राइस नीचे जाएगी बिकॉज डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ जाएगा. लेकिन लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी वाला बॉन्ड में लॉस, उसकी प्राइस ज्यादा नीचे जाएगी, वहां पे कैपिटल लॉस इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड ज्यादा होगा. ठीक वैसे ही इफ द इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, द प्राइसेस ऑफ ऑल द बॉन्ड्स विल गो अप बिकॉज पीवी विल गो अप, राइट? बट द वैल्यू ऑफ the long term bonds will be increasing more percentage wise in comparison to the short term bonds. Okay, this property would be exploited by the fund manager to gain more and avoid loss. कैसे? अगर वो लोग को लग रहा है that interest rates are going to increase, that means long term वाले में loss ज्यादा होगा, तो loss को avoid करो. कैसे करेंगे? long term वाले bond को बेचो और short term में shift करो. Okay, similarly, if the interest rates are going down, so long-term bonds will gain more percentage-wise in comparison to short-term bonds. तो क्या करो? Short-term वाले को बेचो long-term में, ताकि हमें ज्यादा capital gain आ पाए. This concept is called portfolio churning. और कुछ भी नहीं है, ये सम तुम्हारा देखा हुआ है, पढ़ लेना यहाँ पे concept सारा. सबसे पहला question they are asking. Correct.
सबसे द फर्स्ट थिंग that they are asking is calculate the actual investment in the portfolio. सबसे important information in this question, I wanted to use a different question here, but we do not have any other question in this category of ICI. है ही नहीं, और मैंने ढूंढा, बाकी सारे क्वेश्चन सब नए क्वेश्चन हैं. ये सारे क्वेश्चन हमारी बुक में भी नहीं है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस वही वाले लिए जो मैं तुम्हारी बुक में मैंने आई हैव नॉट गिवन नॉर आई हैव टॉट यू. तो तुम्हारा एक फुल सर्कल कंप्लीट हो गया. सारे क्वेश्चन जो शीट्स मैंने तुमको ग्रुप पे डाली है वो सारे क्वेश्चंस आर टेकन केयर ऑफ नाउ इन बॉन्ड्स. एटलीस्ट चेक कर लेना फिर भी एक बार. तो 5 करोड़ इज द फेस वैल्यू ऑफ वन बॉन्ड. ओके, नाउ फेस वैल्यू मतलब टोटल फेस वैल्यू है वो. तो 5 करोड़ बाई 100 करोगे ना तो 5 लाख बॉन्ड्स हो जाएंगे. 5 lakh bonds everywhere into 5 lakh into 5 lakh into 5 lakh into 5 lakh and into 5 lakh. टोटल करोगे आंसर आएगा. देखो यहां पे देखा आया आंसर. ये आंसर पहला आंसर आ गया. नाउ फिर लिखा है केस 1 इंटरेस्ट रहेगा. स्वाति रहेगा, एग्जाम तक रहेगा तुम्हारे. केस 1 इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू लोअर बाय 25 bps. दिस परसेंटेज इज नॉट एट ऑल, ये इररेलेवेंट डेटा है यहाँ पे. दिस डेटा इज कंप्लीटली यूजलेस. यू हैव टू एक्सप्लॉइट ओनली द डायरेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स. इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन, द वैल्यू ऑफ ऑल द बॉन्ड्स विल गो अप. इट विल गो up more for the long term bonds in comparison to the short term bonds. So what you should do, you should sell the short term bond and shift in the long term bond. I want to tell you something here, and what I want to tell you is that guys, पता है हर बार एग्जाम के पहले बच्चे पूछते हैं मैम आपने 2010 वाला बॉन्ड क्यों लिया, आपने क्यों लिया ये बॉन्ड, क्यों लिया यही वाला बॉन्ड, क्यों लिया आपने 2006 वाला बॉन्ड क्यों नहीं लिया. एक्चुअली मैं 2006 पे भी ले सकती हूँ, मैं 2010 भी ले सकती हूँ, एज लॉन्ग एज इट इज अ शॉर्टर मेच्योरिटी. अगर सपोज 2032 लेती हूँ तो मैं कोई भी ले सकती हूँ. आई कैन टेक 6, 10, 15, 22, एनी वन ऑफ देम. आई टुक 10 बिकॉज योर ICI solution takes that. I don't want to create a difference between my answer and their answer because नंबर काटते हैं फिर वो लोग. हाँ देखो ये इन लोग को याद है सब. ओके, सो द करंट ड्यूरेशन निकाला हम लोगों ने एंड देन ये हम लोगों ने 20591 माइनस किया कौन सा, ये वाला 3412. ओके, ये 3412 देखो माइनस किया, और वो जो पैसे हैं इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर ड्यूरेशन है और वेट है. तो ये जो वेट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला है, 13 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया. सेम फॉर द अनदर पार्ट ऑल्सो. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज. आई थिंक हमें आज यहाँ पे स्टॉप कर जाना पड़ेगा डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज में, बट नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी आई कुड टेक द लेक्चर एटलीस्ट. आज मैं फेल नहीं करने वाली थी किसी भी हालत में, चाहे जो हो जाता. मैं 6 o'clock कांदिवली, इट्स 15 kilometers फ्रॉम माई ऑफिस. बॉम्बे में ये दिस डिस्टेंसेस आर नॉर्मल. ओके, अगर तुम बॉम्बे नहीं रहते हो तो यू वुड से आई एम 15. नो, in Bombay it is a normal distance. I reached home at 6:37 and I thought I will start this from my home studio because it will be late in the evening. Okay, तो मैंने स्टाफ को भी छुट्टी दे दी एंड आई थॉट कि मैं कर लूंगी. वहां जाके जब हमने चालू किया तो 1 घंटे हम लगे रहे. हमने बहुत कोशिश करी कि हम वायरस को हटाएं, सब कुछ करें, नथिंग वर्किंग. आई कॉल्ड माई ड्राइवर इमीडिएटली एट 8 o'clock एंड सिंस इट इज फार 15 kilometers आई कुड रीच एट 9. तो एक बात आज मैं तुमको ये प्रॉमिस कर देती हूँ कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुम ये मत सोचना कि मैम लेक्चर नहीं लेगी. मैं लेक्चर लूंगी, चाहे जो हो जाए मैं लेक्चर लूंगी. जो मैंने अनाउंस किया है वो मैं लूंगी. ओके, सैटरडे संडे को ऑफ रखा है. अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आगे से अपन ये करेंगे, लेक्चर कैंसिल ही कर देंगे ताकि तुम इंतजार ना करो. भगवान करे, आई क्रॉस माई फिंगर्स की वापस नहीं होगा, बट सी इट्स नॉर्मल लाइफ, एनीथिंग कैन हैपन, राइट. तो पोर्शन पूरा लूंगी. अगर तुम मेरे साथ लाइव आ रहे हो तो लाइव मेरे साथ बने रहो, बी देयर. I'm happy to see all of you. Thank you so much for such a fantastic response, guys, and putting so much of trust on me. Really, thank you. It means a lot to me, actually.
ओके, आई विश ऑल ऑफ यू, आज पहले दिन है, रोज ऑल द बेस्ट बोलूंगी, तुम सबको भगवान करे एग्जामिशन आ जाए, बस तुम पास कर जाओ। बस मैं दुआ के अलावा, ब्लेसिंग के अलावा तुमको कुछ और दे नहीं सकती, पढ़ा सकती हूँ, वो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी जा नहीं रही, थैंक यू मत बोल, मैं जा नहीं रही हूं अभी हूं यहाँ पे 10-15 मिनट, रुको। थैंक यू क्यों बोल रहे, रुको। नाउ अगेन कम बैक, इमोशनल मेलोड्रामा ओवर, कम बैक। दो तरह की सिक्योरिटी होती है, एक सिक्योरिटी वो होती है वेयर इन इट इज इशूड एट 100 and there is a coupon rate that is called add-on method. Add-on method मतलब if I give you 100 you will pay me 10 for some number of maturities, correct है? Now there is another way of getting this 10, मतलब मैं तुमको 90 देती हूँ और तुम मुझे 100 दे दो, this is called discounted security. मैम ये अच्छा है क्या, ये बुरा है क्या? No, it is just a mathematical way of designing a security. Both of them are equally good, both of them are marked to market, both of them will give you the same rate prevailing in the market. It is just the design part, nothing else. But mathematical operations would be very very different in both the cases naturally. So मैंने लिखा है यहाँ पे add-on method, discounted method. Examples: a coupon paying bond, a coupon paying debenture, add-on method. A zero coupon bond, a treasury bill, a commercial paper is a discounted security. Okay, going further quickly. अब मैंने क्या किया है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. The maturity of a discounted security where the maturity is 1 year or less, or where the maturity is 1 year or maybe more than 1 year. 1 year भी हो सकता है. तो zero coupon bond जो होता है ना, उसकी मेच्योरिटी 1 या ज्यादा ही होगी. ओके, उसकी वैल्यू कैसे निकालते पता है? प्रेजेंट वैल्यू, ओके, और V0 इज इक्वल टू फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस R रेस्ट टू द पावर n. ओके, इस तरह से निकालते हैं. अब तुम अगर देखोगे ना, कूपन पेइंग बॉन्ड देखा है तुमने? कूपन पेइंग बॉन्ड में कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कूपन वाला C इंटू PVA R, N यहाँ पे आ जाता है ना, और सेकेंड पार्ट तो यही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो कूपन बॉन्ड है, इसमें नहीं आएगा, सिंपल. ओके, एंड देयर ट्रेजरी बिल इज अगेन अ डिस्काउंटेड सिक्योरिटी. द मैच्योरिटी ऑफ अ ट्रेजरी बिल, टी बिल और अ कमर्शियल पेपर इज लाइक 3 months, 182 days or maybe a year, 364 days, not more than that. They are money market instruments basically. Okay, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो. A T-bill is a short-term security issued by RBI. It is issued at discount. Okay, it is issued at discount and redeemed at par. We have 91 days T-bill, 182 days T-bill, 364 days T-bill, and so on. Okay, so basically I keep on telling students that you need money for two purposes: short-term working capital requirement, long-term project. Simple. Okay, so all the enterprises, government is an enterprise. Government is enterprise. It needs money for long term. It needs money for short term. रोड बनाना है, डैम बनाना है, मेट्रो बनाना है, लॉन्ग टर्म. तो क्या करेंगे? बॉन्ड्स इश्यू करेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड्स इश्यू करेंगे, लाइक 5 years, 10 years, 15 years, 30 years. ओके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ट्रेजरी बिल्स. ओके, दैट वे. तो एक बात पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला कंसिडर्स कंपाउंडिंग ऑफ कोर्स. ओके, बट ट्रेजरी बिल, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये ना इधर और होगा. ये ट्रेजरी बिल का यील्ड निकालने का फॉर्मूला है, इसमें देखो कंपाउंडिंग कंसिडर नहीं हुई है, इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट मेथड. तो बेसिकली F minus P by P, दैट मीन्स अगर 95 रुपीज में इश्यू हुआ ट्रेजरी बिल या कमर्शियल पेपर और 100 में रिडीम होगा आफ्टर 6 months, ओके, तो कैसे कैलकुलेट करोगे यील्ड? 100 minus 95 by 95 into 100, ये 6 months का रिटर्न आ गया, into 12 by 6 एनुअलाइज हो गया. ओके, दिस इज ऑल. तो मॉड देखो फॉर्मूला यहाँ दिया भी है. ओके, सो ये जो आर है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आर है ना, दिस इज द, देखो यहाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द spot rate and the forward rate concept which we are going to discuss on Monday. इसलिए
ये जो डिस्कशन है यहाँ पे, दिस डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट। एक बात तुमको बता देती हूँ, आजकल स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इनका दिल आ गया उस टॉपिक पे और बार बार उस पे जा रहे हैं। ओके, इसलिए वो टॉपिक को प्रॉपरली प्रिपेयर करो। अगर मुझसे पूछोगे कि मैम बॉन्ड्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो जो अगला लेक्चर आएगा ना, उस लेक्चर में जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन विदाउट टेकिंग दिस लेक्चर ऑफ टुडे आई कैन नॉट गो फॉर द सेकेंड लेक्चर। सो ऑल द टॉपिक्स, इम्यूनाइजेशन, then your whatever topics are coming for the spot and forward rates, all of them are damn important from examination perspective. तुमको मैंने hint दे दिया आज। Okay, now let's do this sum and then we can wind up if you want. Now Wonderland, ये बहुत important sum है, ये इंस्टीट्यूट का sum है, it's a very important sum. मेरे पास ऐसे बहुत सारे sum हैं, लेकिन मैंने सबसे important वाला लिया है। Wonderland Limited has an excess cash of 20 lakhs which it wants to invest in short-term marketable securities. Okay, expenses relating to investment will be 50,000. Okay, bond refunding, yes. The securities invested will have an annual yield of 9%. The company seeks your advice as to the period of investment as to earn pre-tax income of 5%. एक बच्चा मुझे कल परसों डाउट पूछ रहा था, हो सकता है वो बच्चा इसमें होगा, मैं नहीं कह सकती हूँ, यहाँ शायद होगा आज। ओके, उस बच्चे ने मुझे बोला कि मैम आपने जो ये निकाला है आंसर, तो आपने 20,000 में से ये 50,000 क्यों नहीं माइनस करके निकाला? नहीं कर सकती ना, वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो बेसिकली क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज दिस 9% हैज टू बी अप्लाइड ऑन द फेस वैल्यू। आई कैन नॉट रिमूव that 50,000 and apply 9%. I hope that student is here and listening to my answer. So you will have to calculate gross amount, then remove the transaction cost or expenses, and वो आना चाहिए 1 लाख। ओके, तो पीरियड है 10 months। ये आई थिंक 1 लाख है क्या? यस, फाइव %। वेट अ मिनट, करेक्ट ना? ये करेक्ट ही तो है, गलत कहा है इसमें। ये 1 लाख कहां से आया, तुमको समझा क्या? ये 5% इंटू 20 lakhs किया हुआ है, देखो, और ऊपर से बोला भी है प्री टैक्स इनकम ऑफ 5%, राइट? तो कभी भी मत करना कि 20 लाख में से तुम ये 1 लाख माइनस ये 50,000 माइनस करके मत आंसर निकालना, वो गलत हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन, राइट? नाउ ब्रेक इवन का मतलब हुआ दिस 1 लाख शुड बी 0 एंड इफ यू कैलकुलेट यू गेट अ आंसर ऑफ 3.33 मंथ्स गाइस। आई थिंक यू आर वेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और तुमको बता दूं, जब मैं करा रही हूं ना, तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। If I remove the answer in front of your eyes, I ask you to do the sum, you will definitely goof up. Because जो छोटे आंसर्स होते हैं, easy लगते हैं apparently, we tend to undermine them in terms of the writing practice. देख के छोड़ देते हैं, and you will not be able to reproduce in the paper. So please write and practice this question. Okay? Now going further. Now term structure discuss करके मैं आज wind up कर देती हूँ. What is a term structure of interest rate? So when like this. When you plot the sovereign zero coupon bonds, when you plot the yield of the sovereign zero coupon bonds, वो वाला zero coupon bond जो गवर्नमेंट जो आरबीआई ने इश्यू किया है, क्योंकि उसकी जो yield है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, no decoration, no default premium at all. That will give you the perfect reflection of your country's growth. Okay, and that is why sovereign, that is why zero coupon. Okay, so when you plot the yield of like this, my diagrams are to God like this. So this is basically year, okay, and this is yield. So like this, okay. So the yield of zero coupon bond, for example 0, 1, 2 something like this. तो ये इसको क्या बोलते हैं? R01, R02,
R03 कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? यहाँ पे सपोज करो कि मैं तुमको दो बॉन्ड देती हूँ, बॉन्ड ए बी सी, बॉन्ड ए बी एंड सी, and the values are, suppose values are maybe like 98, then 97 and 96 possible, and maturity n is like 1 year, 2 year, 3 year. Can anybody tell me, सुनना ध्यान से, can anybody tell me कि ये मैंने जो डेटा दिया है अगर तुम समझते हो अच्छे से तो तुम मुझे बता पाओगे, शायद मुझे बता पाओगे कि ये डेटा सही है कि गलत है। बताओ। सो